मेरे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति ने बम्पर जीत हासिल की है और चुनाव नतीजों के बाद ये तो तय हो गया कि महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हो पाया कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, महायुति से सीएम कौन होगा। इसको लेकर लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है। जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग 8 दिन बीत चुके हैं और अभी तक सीएम कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। इसी के साथ झारखंड में भी चुनाव हुए थे, वहां पर सीएम भी बन गया और लगातार आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जा रही है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 9 दिन बाद भी अभी सस्पेंस बरकरार है। जो तीनों गुट है महायुति के वो आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे थे कि सीएम के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन इस बीच ये हुआ कि अजीत पवार बीजेपी के साथ सहमति बनाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं शिंदे ने भी ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है, बीजेपी जिसे चाहे सीएम बना सकती है। लेकिन इस बीच जो है, इसके बावजूद जो है वो अभी तक महायुति तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार सीएम कौन होगा, क्योंकि फडणवीस को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी कि फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अब जो है बीजेपी के जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की चर्चा चल रही है, फडणवीस के नाम पर भी सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। अगर नतीजों की बात की जाए तो नतीजों को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि चुनावों में धांधली हुई है। इसको लेकर लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार मुहिम तेज कर दी गई है ईवीएम को लेकर। विपक्ष बड़े आंदोलन की तैयारी में है और विपक्ष का कहना है कि वो जल्द ही सड़क पर उतर सकता है, इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ सकता है। इस बीच जो एक बाबा आठाव है वो आंदोलन कर रहे थे ईवीएम के खिलाफ, लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इस बीच उद्धव ठाकरे उनसे मिलने पहुंचे। अजीत पवार ने भी हाल ही में उनसे मुलाकात की थी और शरद पवार के साथ शरद पवार ने भी मुलाकात की थी। और इस बीच उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की, उनके साथ संजय राउत भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने उन्होंने कहा कि जो देरी हो रही है महाराष्ट्र की सरकार गठन की प्रक्रिया में, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो बीजेपी थी उसको ये एहसास ही नहीं था कि वो दोबारा से सत्ता में आएगी। वो पहले इसकी रणनीति तय नहीं कर पाए थे, इसी वजह से। तो क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, सुनवाते हैं आपको। तसं पाहिलं तर माझ्या आठवणीप्रमाणे बाबा दुसऱ्यांदा या ठिकाणी आलेले आहे। पहिल्या कधी आलो तो आता लक्षात नाही, पण आजची भेट ही आयुष्यभर लक्षात राहील। आणि आपल्याला तर मी प्रथम भेटतोय, आपले आशीर्वाद घेण्याचं कित्येक दिवस मनात होतं। तसं मी विश्वंभरजींना बोललो पण होतं की मला यायचंय, बाबांचे आशीर्वाद घ्यायचे। आपलं बोलणं मी लक्षपूर्वक ऐकलं आणि त्यात आपण सुरुवातीला जे बोललात की तुम्ही, आता हे तुमचे शब्द आहेत म्हणून मी वापरतो, म्हातारपण स्वीकारायला तयार नाही। आजही तुम्ही प्रेरणा देतात आम्हाला। माझं मत आहे, प्रेरणा कधीच म्हातारी होऊ शकत नाही। मी येताना एक सरकारी ताफा गेला, त्याचे जयंतराव तुमचे पूर्वाश्रमीचे नेते होते। महत्वाचा मुद्दा काय की जिंकलेले सुद्धा इथे येत आहेत आणि आम्ही हरलेले सुद्धा इथे येतोय। थोडक्यामध्ये या निकालावरती ना हरलेल्यांचा विश्वास आहे ना जिंकलेल्यांचा विश्वास आहे। तो बाबा आठाव लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे मिलने के लिए इस दौरान उद्धव ठाकरे उनसे मिलने पहुंचे और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि महायुति ने और महायुति के दलों ने कभी नहीं सोचा था कि वो सत्ता में फिर से आएंगे, वो वापसी करेंगे। इसीलिए उनके पास योजना नहीं थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा। यही वजह है कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सरकार के गठन की प्रक्रिया में देरी हो रही है, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। और इस पर लगातार जो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, संजय राउत ने भी हाल ही में कहा था कि इतने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है सीएम कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। लगातार 9 दिन बीत चुके हैं, 9 दिन के बाद भी ये तय नहीं हो पाया। विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। इस पर आप अमलेंदु जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए आंचल, एक तो बाबा आठाव जो हैं वो महाराष्ट्र के बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उनका बहुत लंबा संघर्ष और बहुत उन्होंने काम किया है और बहुत सम्मान के साथ देखे जाते हैं। बाबा आठाव ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि जो ईवीएम से धांधलियाँ हुई हैं और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से धांधलियों में सहयोग किया है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ वो 3 दिन का आत्मक्लेश उपवास करेंगे। तो वो 3 दिन के उपवास पर थे। रोहित पवार जो एनसीपी
शरद पवार के विधायक हैं, वो सबसे पहले वो उनके पास पहुंचे और उनको जाकर समर्थन दिया। उसके बाद फिर शरद पवार उनसे मिले, उद्धव ठाकरे मिले और अजीत पवार भी जाकर मिले। तो यानी ईवीएम के खिलाफ जो एक आंदोलन शुरू हुआ, बाबा आढाव ने उस पर जिस तरीके से आगे बढ़कर एक्शन लिया और घोषणा कर दी, इसके बाद अभी समझा जा रहा है कि पूरे देश में एक आंदोलन जो है वो ईवीएम के खिलाफ खड़ा होगा। तो ये तो एक ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की बात है। लेकिन जो इस समय महाराष्ट्र की बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने किस तरीके से पेंच फंसाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि वो एकनाथ शिंदे को साथ लेकर आगे बढ़ेगी कि एकनाथ शिंदे को छोड़ देगी। ये बीजेपी अभी तय नहीं कर पा रही है। अब अगर एकनाथ शिंदे को बीजेपी छोड़ती है तो उसके सामने संकट ये है कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार भी हिल सकती है। तो इसलिए एकनाथ शिंदे जरूरी हैं, बीजेपी की मजबूरी है, शिंदे जरूरी है। शिंदे भी इस बात को समझ गए हैं कि बीजेपी की मजबूरी है, शिंदे जरूरी है। तो अब शिंदे जो है वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक दूसरा जो है कि शिंदे का दावा इसलिए और मजबूत हो रहा है और शिंदे इसलिए अड़े हुए हैं कि बीजेपी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये जीत उसने मशीनों के जरिए या चुनाव आयोग की सहायता से की है। वो कहना चाहती है कि सब लाड़की बहना योजना उसने बहुत काम किया, उसकी वजह से जीते, क्योंकि उसे जो चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ उस पर पर्दा डालना है। तो लाड़की बहना योजना का नाम लिया जा रहा है। तो अगर लाड़की बहना योजना की वजह से जीत हुई है तो लाड़की बहना योजना तो एकनाथ शिंदे की थी, तो दावा शिंदे का बनता है, सरकार में अब लौट कर आए हैं। लेकिन शिंदे को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहती। और बीजेपी के सामने एक संकट और भी है कि अगर शिंदे को ही फिर से बना देगी तो भाई उद्धव ठाकरे के साथ आपने 28 साल का जो पुराना गठबंधन था वो 2019 में क्यों तोड़ दिया था? फिर अगर आपको इसी तरीके से अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना था तो इस समय अगर देखा जाए बीजेपी तमाम बड़े खेल करके भी अपने ही बनाए हुए खेल में फंसी हुई है। एकनाथ शिंदे इस समय जो है वो एक बैलेंसिंग पावर की तरीके से काम कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं, अब कितनी सही है कितनी गलत हम नहीं कह सकते, कि एकनाथ शिंदे शरद पवार के संपर्क में हैं। शरद पवार ने कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की है कि अजीत पवार को साथ लेकर और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार जो है बाहर से समर्थन दें। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी उस सरकार में शामिल हो जाए, अजीत पवार इसमें शामिल हो जाए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया जाए। अगर ये कोई चीज़ परवान चढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल जो बनाया है वो बिगड़ जाएगा। तो अब देखना ये है कि ये जो खबरें आ रही हैं ये वास्तव में अंदर कुछ चल रहा है या क्या है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से गए अपने गाँव, और फिर ये कहा जाता है उनकी सहयोगी तब से कहा गया कि एकनाथ शिंदे जब गांव जाते हैं अपने तो कोई ना कोई बड़ा फैसला लेते हैं। अब शिंदे लौटकर मुंबई आ रहे हैं, तो जब लौटकर मुंबई आ रहे हैं तो देखना ये कि शिंदे क्या बड़ा फैसला लेते हैं। इधर उनकी गांव जाने से पहले जो जितेंद्र आव्हाड हैं, जो एनसीपी शरद पवार के नेता हैं, उनसे जो मुलाकात हुई है उसके बाद इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर और चर्चा ज़्यादा हो गई है कि क्या जितेंद्र आव्हाड से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लेने के लिए एकनाथ शिंदे अपने गाँव चले गए थे। तो अब देखना ये कि लौट कर आकर शिंदे क्या फैसला लेते हैं। और कल जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है बीजेपी विधायक दल की और कहा गया है कि साहब कल बैठक होगी और उसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन वो नेता तो चुना जाएगा ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो ट्विटर पे घोषणा की गई कि नेता चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का, वो एक तरीके से एकनाथ शिंदे को संदेश देने की कोशिश की गई कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, आप चाहे बीमार रहिए चाहे कुछ रहिए। तो यानी एक धमकी के तौर पर जो है एकनाथ शिंदे ने उसको देखा है। तो इसके बाद फिर एकनाथ शिंदे और सक्रिय हो गए और जो उनको बुखार आया था वो बुखार उनका एकदम उतर गया कि अब तो ठीक करना है बीजेपी को। तो समझा यही जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे का तो बुखार उतर गया है, लेकिन जो बीजेपी को बुखार चढ़ा हुआ है एकनाथ शिंदे उस बुखार को आकर मुंबई में उतारेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और सीएम पद छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ जरूरी विभागों की मांग कर दी है, वो गृह मंत्रालय की भी मांग कर रहे हैं। और इस बीच अचानक से वो अपने गांव चले जाते हैं सतारा, वहां पे एनसीपी के नेता से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत होती है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है बीजेपी के लिए, खासकर बात की जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की एनसीपी के नेता से और लगातार जो बैठकें एनडीए में होनी थी वो रद्द होती जा रही हैं, वो भी सिर्फ शिंदे की वजह से, क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो खराब बताई जा रही है। ये सिर्फ कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है और आज वो महाराष्ट्र में मुंबई में वापस लौट रहे हैं और इसके बाद कहा जा रहा है कि एनडीए की बैठक हो सकती है। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आई कि अचानक ही, जैसे उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया कि ये सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है और इतने बंपर जीत के बावजूद, तो इसके बाद एक तुरंत बाद खबर आती है कि जो बीजेपी है उसने तय कर लिया है कि 5 दिसंबर को जो सरकार गठन की प्रक्रिया होगी और उस दिन शपथ ग्रहण समारोह भी रखा गया है। और तुरंत इस दौरान शिंदे की तरफ से ये खबर आती है कि वो वापस भी लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वाकया है जो सामने आ रहा है इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में। इस वक्त देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति एक लगातार गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि शिंदे बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं वापस लौटने के बाद।
कहा यह भी जा रहा है कि शायद वो झटका दे दें बीजेपी को, कि जिस तरीके के हालात जो है अब निकल कर सामने आ रहे हैं, शिंदे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, बीजेपी वहां पर दबाव में दिखाई दे रही है। तो इस बीच आदित्य ठाकरे जो है उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने सीएम पद को लेकर एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनारकी होने लगी है। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? उनके होम टाउन का क्या है? उन पे कुछ बयान नहीं देना, छोड़ दो। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो आदित्य ठाकरे उन्होंने बोला कि अभी तक जो है सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है, राज्यपाल के पास कोई भी ये दावा लेकर नहीं गया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, 9 दिन बीत चुके हैं महाराष्ट्र में, लेकिन अभी तक जो है वो सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। और ऐसे में जो अजीत पवार है उनका एक बड़ा बयान सामने आया। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द ही सरकार बन जाएगी और उन्होंने ये कहा कि जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा और जो दो डिप्टी सीएम होंगे वो महायुति के जो घटक दल हैं यानी कि एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना के होंगे, जो 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो यानी कि शिंदे को अब फडणवीस के अंडर काम करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि फडणवीस जो है वो सीएम बनेंगे, लेकिन जिस तरीके का बीजेपी का इतिहास रहा है, फडणवीस के हाथ से भी जो सीएम पद है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अब तक सीएम बनाती हुई आई है, अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो ऐसे चेहरों को सामने लेकर आती है जो पहले कभी ज्यादा चर्चा में ना रहे हों और जो वहाँ के जो प्रेरित चेहरे हों, खासकर जो जैसे मराठा समुदाय से वो चाहते हैं कि बीजेपी इस बार मराठा समुदाय का कोई सीएम बनाया जाए। और जबकि फडणवीस की बात की जाए तो फडणवीस ब्राह्मण है कहा जाए तो इसलिए इस वक्त जो है सियासत में काफी गरमाई हुई। और अजीत पवार का जिस तरीके से ये बयान सामने आया है और इस दौरान बीजेपी ने भी ये तय कर दिया है कि 5 तारीख को जो है 5 दिसंबर को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम किया जाएगा आजाद मैदान में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाक्य है। और इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर सीएम फडणवीस बनते हैं तो ये सरकार आखिरकार कितने दिन चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो फडणवीस बनते हैं कि नहीं बनते, अभी तो इसी पे सवाल है। क्योंकि फडणवीस अभी तक बीजेपी विधायक दल के नेता ही नहीं चुने गए हैं और जिस तरीके से खबरें चल रही हैं कि वहाँ विनोद तावड़े का नाम भी चल रहा है, पीयूष गोयल का नाम भी चल रहा है और भी कई नाम चल रहे हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस बनेंगे नहीं बनेंगे अभी तो इसी पे संशय है। तो देवेंद्र फडणवीस के नाम, हालांकि देवेंद्र फडणवीस बहुत फड़फड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, साफ तौर पर समझा जा सकता है। वो मुंबई से दिल्ली की दौड़ जो बार बार हो रही है, अमित शाह से जाकर मिल रहे हैं, ये भी है। लेकिन इधर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम जो अटकाया है वो अमित शाह ने अटका दिया है, ये भी एक चल रही है थ्योरी। और एकनाथ शिंदे को श्रेय जो है वो अमित शाह की है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम किसी तरीके से रुको और इसीलिए इसमें देरी हो रही है। तो अब देखना ये है कि ये क्या चलता है, किस तरीके से होता है और क्या वास्तव में एकनाथ शिंदे अमित शाह के कहने पर काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का पत्ता काटा जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने एक बात तो तय कर दी है कि चाहे कोई हो जाए देवेंद्र फडणवीस नहीं होना है, ये तो तय कर दिया है। दूसरा, उन्होंने जो जिस तरीके से दांव फंसाया है कि मुख्यमंत्री शिंदे को ही बनाया जाना है, ये भी उन्होंने कर दिया है। आप नहीं बनाएंगे तो हम महाविकास अघाड़ी से बन जाएंगे, ये भी शायद उन्होंने कह दिया है और वो शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अब वो हैं या नहीं है ये थोड़े मुझे लगता है कुछ घंटों में ही तय हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपने विधायक दल की बैठक बुलाई और कल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बावन कुले, उन्होंने जिस तरीके से घोषणा कर दी कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगी मुख्यमंत्री की, तो ये तो साफ तौर पर समझ आ गया कि एकनाथ शिंदे ने ये समझ लिया कि ये बीजेपी जो है उनको धमका रही है। तो बीजेपी अगर धमका रही है तो एकनाथ शिंदे अब बीजेपी को धमकाने का काम निश्चित तौर पर करेंगे। अब वो महाविकास अघाड़ी के साथ जाकर करते हैं या अमित शाह के कहने पर देवेंद्र फडणवीस के साथ कोई खेल करते हैं, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। फिलहाल इस समय देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के हाथ में काफ़ी कुछ है और बीजेपी एकनाथ शिंदे के जाल में इस समय फंसी हुई दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार ये जो तारीखें दी जा रही हैं और अब जो 5 दिसंबर की तारीख दी गई है शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो आज़ाद मैदान में होगा, जहां पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे, कहा यह जा रहा है कि इस दौरान फडणवीस सीएम बन सकते हैं, लेकिन ये तो चर्चाएं हैं, खैर चलती रहती हैं। लेकिन इस बीच ये खबर भी है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अचानक ही 5 तारीख की तय कर दी है कि उस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो ये भी एक शिंदे के लिए संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि शिंदे को तय कर लेना है इस दौरान कि क्या वो महायुति में रहना चाहते हैं और वो डिप्टी सीएम पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर वो उससे पहले कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जो है खड़ा होता है। तो फिलहाल